हेलो फ्रेंड्स क्या सब सभी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो 2025 में परीक्षा हुआ था बिहार पुलिस का, ठीक है ना। एग्जाम डेट कब का है तो 23/7/2025 को जो पेपर हुआ था उसी को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल यह ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इससे पहले जो है 3 अगस्त का जो पेपर हुआ था 2025 वाला 3 अगस्त का, उसको भी हम करा दिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। टोटल इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आने वाले बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 23/7/2025 को जो एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट एग्जाम, उसी को हम लोग उसी के पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पीसी महालनोबिस के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 61 था, पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार, तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक असमानताओं में कमी लाना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के जीत के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन और औपनिवेशिक प्रभुत्व की शुरुआत हुई, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम क्या था, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो गोविंद राय था, ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की एवं खालसा सिख अनुयायियों को 5 वस्तुएं केस, कंधा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है, पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो पटना प्रमंडल में जो है टोटल 6 जिले हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। पटना प्रमंडल बिहार राज्य का सबसे पुराना प्रमंडलों में से एक है। वर्तमान में इस प्रमंडल में 6 जिले कौन कौन से हैं। तो पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर शामिल है। पटना प्रमंडल का क्षेत्रफल 16,960 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, स्थान सतकर्णी गुफा राजगृह में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन था तो महाकश्यप था और शासक कौन था तो अजात शत्रु था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी तो वैशाली में। अध्यक्ष कौन था तो सबाकामी था और शासक कौन था तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, स्थान कहाँ था तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्ष कौन था तो वसुमित्र था और शासक कौन था तो अशोक था। बाकी आगे देखेंगे। अगला दिया गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना। स्थान ये कहाँ हुआ था तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वसुमित्र अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था तो कनिष्क का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन जो है वो राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो फ्रांस था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में इसे लागू किया था। भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को जीएसटी
लागू किया गया, जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार में डैश में स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1958 में। ठीक है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय के तहत दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार देश के असाधारण शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता तथा छात्र विकास में सुधार लाने के उनके योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 में भारत के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? कि आपका 1899-90 में हुआ था। 1899-1900 में हुआ था। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या महाविप्लव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच वर्तमान झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर हुआ। यह एक आदिवासी विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? जब का राइट आंसर देखेंगे तो कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कृष्णा नदी भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। यह नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कानानिस्कस में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 35 वर्ष है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताओं से संबंधित है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, पहला 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, दूसरा लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, तीसरा और कोई लाभ का पद धारण न करता हो, चौथा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 35 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में लगभग 50 से 60% आबादी शामिल है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में यह क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 13 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो माघ महीने की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बाणेश्वर धाम में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है, जो माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाने जाने वाला यह मेला सोम, माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल प्रभास पाटन में स्थित है। समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोम ने किया था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वर्ष 1982 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नाबार्ड की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत का एक शीर्ष ग्रामीण विकास बैंक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग, नवाचार और संस्थागत विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए।
गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? तो गबन है, निर्मला है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, कर्मभूमि है, कार्यकलाप है, कायाकल्प है और प्रतिज्ञा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1784 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करना था। भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित करना था। इस अधिनियम के द्वारा दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों की देखभाल के लिए निर्देशक मंडल और राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस्टी पहल खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिस्टी योजना भारत के समुद्र तट और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया एक सरकारी कार्यक्रम है। इस योजना को 5 वर्षों तक 9 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे किस स्थान पर है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो चौथे स्थान पर। भारतीय रेलवे भारत का एक प्रमुख परिवहन नेटवर्क है, जो आकार की दृष्टि से एक ही प्रबंधन के तहत संचालित विश्व का चौथा सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन से 2 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2025 को से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ के स्थान पर कौन लेगा? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वी नारायणन लेंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। इन्होंने 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ के स्थान पर यह पद धारण किया है। अगला प्रश्न है, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर प्रारंभ किया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारतीय श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति जिसे बोलते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1946 तक था, 44 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बराकर नदी पर। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। यह एक जल विद्युत बांध है जो दामोदर घाटी निगम द्वारा सन 1953 में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से जो है 1912 में अलग हुआ था। बिहार बंगाल से सन 1912 में औपचारिक रूप से अलग हो गया।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 356 है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान 342, अनुच्छेद 342 जो है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 350 अभ्यावेदन में प्रयोग होने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध से संबंधित है, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो चंपा थी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये आपका खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित एक विशाल और कलात्मक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजा विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने 11वीं सदी के प्रारंभ में करवाया था। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात या फिर झरना किस नदी पर निर्मित है। तो आपका नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलने वाला एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष था। यह युद्ध धुरी राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में देश के 72 प्रतिनिधियों के बैठक के साथ हुई थी। बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुए इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिश्केक किस देश की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किर्गिस्तान की राजधानी है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। नेक्स्ट है वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी। तो आपका 1919 में। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यह एक शांति संधि थी जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रसिद्ध CK नायडू कप या ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्रिकेट से। CK नायडू ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। यह ट्रॉफी भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश के द्वारा किया गया था। जब का राइट आंसर देखेंगे तो खान बहादुर के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 1857 की क्रांति के समय बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। उन्होंने बरेली में एक समानांतर सरकार की स्थापना की और खुद को रोहिलखंड का नवाब घोषित किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध संघर्ष करना था। चलिए नेक्स्ट है भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार CSIR के संस्थापक, निर्देशक
सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो गंडक नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट पर निर्मित एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है। यह नहर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित गंडक बैराज वाल्मीकि नगर बैराज से निकलती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो सर रोस बारकर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में आगामी कोहलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका चयन किया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो आनंद कुमार। आनंद कुमार ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार के कोहलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुपर 30 जो कि एक कोचिंग है IIT के लिए, ठीक है ना, के संस्थापक आनंद कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट है, बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं? आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्राकृत। बिहार के वैशाली और नंदनगढ़ से प्राप्त अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में खुदे हुए हैं, जो मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाने वाले अधिकांश शिलालेखों की विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। द गाइड के लेखक कौन हो जाएंगे? तो RK नारायण हो जाएंगे, यानी बी का 1। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, 1 का 3 होगा, ठीक है। और बाकी देखेंगे तो सेल्फ कॉन्वेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? मिडनाइट टू मिलेनियम, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा शशि थरूर हो जाएंगे। और सेल्फ कॉन्वेस्ट के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना और उनकी आबादी में वृद्धि सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है, नीतीश ने गंगा पर बने पुल का उद्घाटन किया जो पटना को तेजस्वी यादव के क्षेत्र में से जोड़ता है। नए उद्घाटित पुल की लंबाई कितनी है? कि आपका 4.57 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंगन फूल वाले पौधों के निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कुकुरबिटेसी जो है कद्दू, तरोई और करेला से संबंधित है। सोलेनेसी बैंगन, आलू, टमाटर से। ग्रामीणी गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का से। और कंपोजिटी सूरजमुखी, गुलदाउदी, सिंहपर्णी और गेंदा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का सूत्र कितना होता है? तो D2O होता है। इसका अणुभार कितना होता है? तो आपका 20 होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारी जल D2O का अणुभार 20 ग्राम प्रति मोल या 20 AMU होता है, जो सामान्य जल H2O के अणुभार 18 AMU से अधिक है। ड्यूटेरियम। अगला प्रश्न है, भार का इकाई मात्रक क्या होता है? तो भार का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। तो भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यह एक सदिश राशि है एवं इसका इकाई मात्रक न्यूटन है। भार को वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात W बराबर m/g होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में संयोजी उत्तक के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हड्डी। संयोजी उत्तक वे उत्तक हैं जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देते हैं, जोड़ते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। ये उत्तक मुख्यतः कोशिकाओं, प्रोटीन, फाइबर और एक मैट्रिक्स से बने होते हैं। संयोजी उत्तक के 2 प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो हड्डी शरीर को आकार एवं अंगों को सहारा प्रदान करता है और रक्त
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं, आपका राइट आंसर देखेंगे तो लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यूपी हो जाएगा। कितने हैं? तो 4.4 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? तो आपका मर्चेंटीना संबंधित है। ब्रायोफाइटा एक प्रकार का गैर संवहनी गैर पुष्पीय पौधे हैं जो जमीन पर उगते हैं। इन पौधों में मॉस, हॉर्न वाटर्स और लिवर वाटर्स शामिल है। लिवर वाटर्स का आकार यकृत जैसा होता है और कुछ प्रजातियों में थैलस जैसा चपटा शरीर होता है, जबकि कुछ पत्तीदार होते हैं। उदाहरण मर्चेंटीना, रिकिया और पेलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं। मिलान करेंगे तो हृदय जो है ये पंप का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। घर्षण जो है आवश्यक हानि करता है। संघनन जो है तरल में गैस का ठंडा करता है और फेफड़े जो है फैलना और सिकुड़ना का काम करता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण के बाद न्यूनतम विचलित होता है? आपका लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। विबजियोर जिसको बोलते हैं में से लाल रंग सबसे कम विचलित होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है एवं कांच में इसका अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है। इस कारण इसकी गति अधिकतम होती है और यह सबसे कम विचलित होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केपलर ने जो है ग्रहों के गति के नियम, एक सेकंड, केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था, यानी डी का हो जाएगा 2। तो डी का 2 देखिए 2 ऑप्शन में है, ये गलत ये गलत। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, यानी सी का 1। सी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी हाँ सी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आइंस्टीन ने जो है अनिश्चितता का सिद्धांत, यहाँ पर अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका दिया था, हाँ ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने किया था। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे रेशम कीट पालन से संबंधित है। फल की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। सब्जी उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो आपका सोना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो NaHCO3 इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका सामान्य नाम जो होता है बेकिंग सोडा होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय और चूर्ण जैसा पदार्थ है जिसे सामान्य रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है? तो आपका बुझा हुआ चूना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का थाइमीन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फोलिक्विनोन है। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। बाएं से दाएं कुछ सामग्रियों के अपवर्तनांक का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आपका बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंजीन देख लीजिए एक तो 1.50 होता है। बाकी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती है और उसे वाष्प अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है ये आपका राइबोफ्लेविन है। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये सभी है। ठीक है, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन देखेंगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है, जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर किस प्रकार इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वह हमेशा बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। होमोप्लासी जो है विभिन्न प्रजातियों के बीच समान शारीरिक अंगों या लक्षणों के विकास से संबंधित है। हेमेटोलॉजी जो है रक्त और रक्त से संबंधित विकारों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक निश्चित रूप में व्यवस्थित तारों के समूह को डैश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो तारामंडल कहा जाता है। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में पूरे आकाश को आधिकारिक रूप से 88 तारामंडलों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? ये आपका महाशिरा यानी वेना कावा से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो गर्भाशय। मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, जहां निषेचित अंडा डिंब गर्भाशय के दीवार से जुड़ा होता है एवं विकसित होकर शिशु का रूप लेता है। भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से मां से जुड़ा होता है, जो उसे जीवन दायिनी ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मक्खन को डैश द्वारा दूध से पृथक किया जाता है? तो आपका मंथन के द्वारा। मक्खन को दूध से मंथन यानी चंडरिंग के द्वारा या अपकेंद्रण या सेंट्रोफ्यूगेशन के द्वारा जो है अलग किया जाता है। अपकेंद्रण में एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो तेजी से घूमता है, जिससे वसा के कणों पर अपकेंद्रीय बल लगता है और वे मक्खन के रूप में अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पुष्प का कौन सा भाग पराग कणों का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो पराग कोश, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे तो दिया गया है, पौधों में पुष्प के पराग कोश भाग में पराग कणों का उत्पादन होता है। पराग कोश पुंकेसर नामक प्रजनन अंग का भाग होता है, जो एक डंठल तंतु या फिलामेंट के शीर्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो रेयॉन। रेयॉन एक विस्कोस एक अर्ध सिंथेटिक कपड़ा है, जिससे लकड़ी के गुदे से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है एवं इसके निर्माण में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। रेशम जैसा दिखने के कारण इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह निम्न पर प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सत्य है। आपका उपरोक्त में से सभी के लिए, यानी केवल समतल अवतल सभी के लिए सत्य है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन युक्त कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले यौगिकों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपका असंतृप्त यौगिक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो जल से धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? जब का राइट आंसर देखेंगे कॉपर या तांबा। ठीक है, अभिक्रिया करने वाली धातुएं और अभिक्रिया न करने वाली धातुएं। ठीक है, लोहा अभिक्रिया करती है, तांबा नहीं करती है, मैग्नीशियम करती है, चांदी नहीं करती है, एल्युमिनियम करती है, सोना नहीं करता है, जिंक करता है, प्लेटिनम नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो दोनों, जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। पिछला पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है,
ये सभी मैथ का प्रश्न है। तो यहाँ पर मैथ के प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है, वहां से जाकर आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का विलोम है, तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पंचमुख। चलिए नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, श्याम रोता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो आपका हमने बताया था आंगन के पार द्वार, यही नहीं है। बाकी यामा, दीपशिखा और निर्जा ये सभी महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी है महादेवी वर्मा की, तो यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रसीम और संध्या गीत और सत्य पर्णा इत्यादि जो है इनकी कृति है। यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाकी देखिएगा तो आंगन के पार द्वार जो है सच्चिदानंद वात्स्यायन की जो है रचना है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, जिसका समास विग्रह चक्र में है, पाणी हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु इसको बोलते हैं। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ जो है खुशामद करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कवित्री शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, तो अति प्लस उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी देखेंगे ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। 5 प्रश्न इंग्लिश के पूछे गए थे, इसका देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से इसका डिस्कशन भी देख सकते हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा, और बाकी 99 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, वेयर हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ। अगला पेपर जो है हम लोग का 20/7/2025 में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उससे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।